इंस्पेक्टर नाथन एक बार तो अपनी जगह से हिल गया। उठकर जल्दी से बाहर गया, ये देखने के झोंपड़ी के बाहर खड़ा कोई इनकी बातें तो नहीं सुन रहा है। फिर तेजी से अंदर आकर मेरे पास बैठ गया और मुतफक्किराना अंदाज में बोला, ये तुम कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? मैंने इंस्पेक्टर नाथन की निस्वारी आंखों में आंखें डालकर जरा आगे को झांकते हुए कहा, इंस्पेक्टर नाथन, तुम कैसे सीक्रेट एजेंट हो? ये तुम्हें इतना भी मालूम नहीं कि इस किस्म के हालात में सबूत नहीं करते। मुखबरी, इतलात और क़ियास आराई की रोशनी में एक्शन लिया जाता है। तुम मुझसे सबूत मांगते हो और मुझे ये फिक्र है कि कहीं प्यारे देश भारत पुरुष की इंतहाई कीमती आबदोज और यूरेनियम तबाह न हो जाए। फ़ौरन रनवे पर खड़े एयरफोर्स के दोनों तैयारों को एटमी आबदोज की तलाशी और मुकम्मल चेकअप का काम शुरू कर दो। ये चेकिंग इलेक्ट्रॉनिक आलात से होनी चाहिए। क्या ऐसे आलात तुम्हारे पास हैं? इंस्पेक्टर नाथन घबरा सा गया। इसे मालूम था कि मेरा ताल्लुक दिल्ली हेडक्वार्टर से है और इसने मेरे अहकामात पर अमल न किया तो इसे नुकसान पहुंच सकता है। वैसे भी एटमी आबदोज की तबाही से इसका मुस्तकबिल तबाह हो सकता था। फ़ौरन उठ खड़ा हुआ और बोला, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक आलात मौजूद हैं। मैं भी कमांडर को खबरदार करता हूँ। वह तेज़ी से झोंपड़ी से बाहर निकल गया। मैंने मुस्कुराते हुए जेब से बेड़ी निकाल कर सुलगाई। मेरी स्कीम की दूसरी शिक पर अमल शुरू हो चुका था। इस अहमक इंस्पेक्टर नाथन को क्या मालूम था कि मेरी स्कीम किस कदर ख़तरनाक और खुफिया है और जिन पेंसिल बमों की तलाश में वो आबदोज और तैयारों की तलाशी लेने वाले हैं वो इस वक्त झोंपड़ी के कोने में ज़मीन में दफन थे। इसके चले जाने के कोई आध घंटे बाद मैं खाड़ी की जेटी पर आया तो पता चला कि तमाम मजदूरों को वहाँ से निकालकर लेबर ऑफिस के बाहर भेज दिया गया है। एयरफोर्स के छोटे तैयारों की तलाशी और चेकिंग का काम शुरू है। मैं भी दूसरे मजदूरों के साथ एक तरफ होकर ज़मीन पर बैठकर बेड़ी पीने लगा। मैंने एक तामुल मजदूर से पूछा, क्या हुआ है? हमें काम पर क्यों नहीं भेजा जा रहा? इसने कांधे सुकेड़ते हुए कहा, हमें कुछ मालूम नहीं। डूबती कश्ती की सफाई हो रही है शायद। थोड़ी देर बाद सिख लेबर ऑफिसर ने आकर मजदूर से कहा, अपने अपने घरों को चले जाओ, आज की छुट्टी है। सारे मजदूर खुश होकर उठे और शहर की तरफ चल पड़े। मैं भी अपनी झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गया। अभी झोंपड़ी दूर थी कि एक दरख्त के पीछे से किसी ने मुझे आवाज़ दी, विंकटा इधर आ जाओ। मैं दरख्त के करीब गया तो वहाँ सिंगू ज़मीन पर बैठा था। मुझे देखते ही बोला, ये तैयारों की और आबदोजों की तलाशी किस लिए ली जा रही है? कहीं तुमने इनमें बम तो नहीं लगा दिया? तुम्हें किसी ने देख तो नहीं लिया? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि इतने कीमती बमों को एक आबदोज के लिए ज़ाया कर दूँ। ये बम खालिस्तान के सिखों के लिए है। मुझे खुद मालूम नहीं कि यह अचानक चेकिंग क्यों शुरू हो गई है। हो सकता है कि आबदोज के कमांडर को कहीं से इतला मिली हो कि अमरीकी और सिन्हाली एजेंटों ने आबदोज को सबूताज करने की कोशिश की है और एहतियात के तौर पर चेकिंग की जा रही है। सिंगू जैसे सोच में पड़ गया। मैंने पहली ही मुलाकात में अंदाज़ा लगा लिया था कि वो एटमी आबदोज को अपनी तखरीबकारी का निशाना नहीं बनाना चाहता। इसका मिशन जनूबी भारत में रहकर तामुल लैंड के क़याम की राह हमवार करना है। इसकी तखरीबकारी अपने इसी मिशन के तहत मुमकिन है इसे गैर शऊरी तौर पर यह एहसास भी हो कि इतनी बड़ी तखरीबकारी के बाद वहाँ पकड़ धकड़ शुरू हो जाए। ये बात इसके मिशन को नुकसान पहुँचा सकती थी। यही वजह थी कि मैंने पहली ही मुलाकात में इसके दिली जज्बात और एहसासात का अंदाज़ा लगा लेने के बाद इसे ये नहीं बताया था कि मैं एटमी आबदोज को तबाह कर देना चाहता हूँ और इसी मकसद के लिए मैंने इससे पेंसिल बम हासिल किए। अब जब इसे मालूम हुआ कि चेकिंग और तलाशी का काम इसलिए हो रहा है कि आबदोज को सिन्हाली एजेंटों ने सबूताज करने की कोशिश की है तो इसके चेहरे पर तशवीश के असरात नुमाया हुए। कहने लगा, ये बातें हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर देंगी। तुमने बम कहाँ रखे हुए हैं? हो सकता है सिक्योरिटी वाले हमारे झोंपड़ी और मकानों की तलाशी भी लें। मैंने इसे बताया कि पेंसिल बम मैंने जंगल में ज़मीन के अंदर छुपा रखे हैं। वो राम राम कहता हुआ छोटे छोटे कदम उठाता हुआ शहर को जाने वाली पगडंडी की तरफ मुड़ गया। मैं अपनी झोंपड़ी में आकर चुपचाप लेट गया और अपनी स्कीम के तीसरे मरहले पर गौर फिक्र करने लगे। अभी तक हर पुर्जा ठीक तरह काम कर रहा था। सिन्हाली एजेंट सिंगू का आबदोज की तखरीबकारी से एहतजाज करना और इसकी तबाही को अपने तमिलनाडु क़याम के मिशन के लिए ख़तरनाक समझना मेरे लिए ख़तरे का बाइस बन सकता था। मैंने इस मसले से निपटने का नक्शा भी अपने जहन में तैयार कर रखा था। मुझे झोंपड़ी में आए हुए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि इंस्पेक्टर नाथन कुछ घबराया हुआ मेरे पास आया और पीछे क्वार्टर में आने का इशारा किया। इसने परेशानी के आलम में कहा, कैप्टन मेहता, हमें सबमरीन और दोनों तैयारों में किसी जगह भी कोई बम नहीं मिला। बम होता तो मिलता, बम तो अभी मेरी झोंपड़ी में पड़े थे। मैंने बेचैनी से टहलने की अदाकारी शुरू कर दी। एकदम से रुककर इंस्पेक्टर नाथन की तरफ देखा और पूछा, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टरों की मदद से भी देखा है
इंस्पेक्टर नाथन बैग तबाही पर रखकर कुर्सी पर दम से बैठ गया और बोला, हर तरह से अब दोस्त और तैयारों के एक एक कोने कुदरे की तलाशी ली गई है। किसी जगह कोई काबिल एतराज शय नहीं मिली। कैप्टन, कहीं तुम्हें गलत इतला तो नहीं मिली? तुम्हें किसने ये इतला दी थी? हमें बताओ, हम इस शख्स को गिरफ्तार करके अभी इससे सब कुछ उगलवा लेंगे। ये बड़ा सीरियस मामला है कैप्टन, मैंने किसी कदर तेज लहजे में कहा। तो क्या तुम समझते हो कि मैं इसे बच्चों का खेल समझ रहा हूँ? ये मेरे भारतवर्ष की इज्जत और वक़ार का मसला है। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? और हमारा देश एटमी आबदोज और यूरेनियम जैसी कीमती धात से महरूम हो जाएगा। फिर मैंने बेचैनी से टहलना शुरू कर दिया। साथ ही साथ कहने लगा, मुझे क्या मालूम था वो कमबख्त गायब हो जाएगा। मुझे इल्म होता तो मैं इसे वहीं पकड़कर तुम्हारे हवाले कर देता, लेकिन वो मुझे बहुत कुछ बता सकता था, इसलिए मैंने इसे खुला छोड़ दिया था। इसने कोलंबो से आए हुए किसी गुमनाम शख्स के हवाले से मुझे इशारतन बता दिया था कि एटमी आबदोज और तैयारों में धमाके से फट जाने वाले मादा रखा गया है। फिर वो चला गया। मैंने फ़ौरन तुम्हें इतला कर दी, लेकिन इसके बाद वो मुश्तबा शख्स न जाने कहाँ गायब हो गया। इंस्पेक्टर नाथन ने अपने माथे को उंगली से रगड़ते हुए सर झटक दिया और बोला, काश वो शख्स हमारे हाथ आ जाता, मगर वो अब हमारी पहुंच से दूर निकल गया है। वो तो श्रीलंका पहुंच चुका होगा। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए कैप्टन मेहता? धमाका खेज मवाद तो कहीं भी नहीं है, ना आबदोज में और ना रनवे पर खड़े तैयारों, बल्कि हमने तो डिटेक्टर की मदद से जंगल वाले गोदाम, लेबर ऑफिस और हैंगर का भी चप्पा चप्पा देख लिया है। अब अपनी स्कीम के तीसरे मरहले पर अमल शुरू करने के फैसले का वक्त आ गया था। मैं बेचैनी से टहलता रहा, फिर पलंग की पट्टी पर बैठ गया, जैसे गहरी सोच में डूब गया। अचानक सर उठाकर इंस्पेक्टर नाथन को देखा और पूछा, यूरेनियम का ब्लैक बॉक्स कहाँ रखा हुआ है? नाथन ने जवाब दिया कि वो आबदोज के तारपेड रूम में रखा है। मैंने जल्दी से कहा, फौरन यूरेनियम के ब्लैक बॉक्स को आबदोज से निकालकर जंगल वाले गोदाम में छुपाकर बाहर पहरा लगा दो। इसका इल्म सिवाय तुम्हारे और आबदोज के कमांडर शिवाजी के और किसी को नहीं होना चाहिए। और हाँ, कल से तमाम मजदूरों को काम पर आने दिया जाए। उन्हें ये तासुर दिया जाए कि आबदोज और तैयारों की सफाई वगैरह का काम हो रहा है। मैं कल आऊँगा। इंस्पेक्टर नाथन इसी वक्त चला गया। अभी तीसरा पहर था और दिन की रोशनी जंगल और खाड़ी में फैली हुई थी। मैं क्वार्टर से निकलकर झोंपड़ी में आ गया। बाहर लकड़ियां चुनने के बहाने मैंने झोंपड़ी के पीछे मिट्टी हटाकर चारों पेंसिल बम निकाले और गौर से इनका जायजा लेने लगा। ये एक पुराने ज़माने के इंडी पिन की तरह के बम थे, जो हुक आगे करने के बाद ज़रा से दबाव और थोड़ी सी हरकत देने पर ही फट जाते थे। इन दोनों बमों के रंग नीले थे। दूसरे दो बम सुर्ख रंग के थे और ये टाइम बम थे। इनकी कैप पर एक छोटा सा सुर्ख गोल डायल लगा था, जिस पर घड़ी की तरह दायरे में एक छोटे से 12 तक के हिंसे लिखे हुए थे। एक सुई भी मौजूद थी। डायल के नीचे 2 बटन थे। सिंगू के कहने के मुताबिक सुई को किसी भी हिंसे पर लाया जा सकता है। नीचे वाला बटन दबा देने से बम के अंदर लगे हुए क्लॉक की नन्ही सी गिरारी चलने लगती है। मैंने चारों पेंसिल बम वापस अपनी जगह पर रख दिए और बोरिये को हटाकर खुश्क पत्तों के गद्दे के अंदर रखे जहरीले सिगार को देखा और इसे भी वहीं रहने दिया। अब इन चीज़ों का काम शुरू होने वाला था। दूसरे दिन सुबह सुबह इंस्पेक्टर नाथन मेरे लिए डबल रोटी और दूध का पैकेट ले आया। इसने बताया कि मेरी हिदायत के मुताबिक यूरेनियम के बॉक्स को आबदोज से निकालकर जंगल वाले गोदाम में छुपा दिया गया है और बाहर पहरा भी लगा दिया गया है। मेरे लिए ये पता चलाना बहुत ज़रूरी था कि यूरेनियम बॉक्स किस जगह छुपाया गया है। मैंने कहा, किसी ऐसी जगह तो नहीं छुपाया कि जहाँ इस पर नज़र पड़ जाए, क्योंकि मुझे शक है कि मफरूर सिन्हाली एजेंट का एक ना एक साथी हालात का जायजा लेने के लिए यहाँ ज़रूर मौजूद है। इंस्पेक्टर नाथन कहने लगा, बॉक्स गोदाम के कोने में नारियल के ढेर के नीचे छुपा दिया गया है। वेरी गुड, मैंने हथेलियाँ रगड़ते हुए कहा। फिर कुछ परेशानी से बोला, इंस्पेक्टर नाथन, तुम कहते हो मुश्तबा सिन्हाली एजेंट फरार होकर श्रीलंका पहुँच चुका है, लेकिन मुझे शुबा है कि वो अभी तक यहीं खाड़ी के किसी खुफिया ठिकाने में छुपा हुआ है। वो हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है। इंस्पेक्टर नाथन बोला, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम यूरेनियम बॉक्स को आज रात अहमदाबाद पहुंचा दें और एटमी आबदोज को खाड़ी से निकालकर खुले समंदर में ले जाएं। इंस्पेक्टर नाथन ने कहा, लेकिन सेंट्रल इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर मद्रास से मुझे रात को हिदायत मिली है कि मैं यूरेनियम बॉक्स जितनी जल्दी हो सके खाड़ी की जेटी से निकालकर अहमदाबाद रवाना कर दूं। मैंने उन्हें यहाँ के सारे हालात के बारे में बता दिया था। उन्होंने ये कहा है कि आबदोज को अभी पांडिचेरी की तरफ रवाना कर दिया जाए। मैंने किसी कदर झिंझलाकर कहा, मद्रास हेडक्वार्टर को क्या पता है कि यहाँ सूरत हाल कितनी नाजुक है। भगवान न करे कुछ हो गया तो सारी मुसीबत हम पर नाजिल होगी, सारा इल्ज़ाम हम पर ही धरा जाएगा। तुम लोग आखिर किस लिए खाड़ी में बैठे थे? तुम लोगों को जब खबर मिल चुकी थी कि दुश्मन के एजेंटों ने आबदोज में बम लगा दिया, तो फिर पूरी तरह तलाशी लिए बगैर आबदोज को खाड़ी से क्यों बाहर जाने दी? इंस्पेक्टर नाथन पर मेरी इस दलील का खातिर खा असर हुआ, मगर वो मायूसी से सर को हिलाते हुए बोला, लेकिन कैप्टन मेहता, हम कर भी क्या सकते हैं?
जहाँ तक तलाशी का ताल्लुक है, मैंने अपनी निगरानी में आबदोज और दोनों तैयारों की एक एक शय की पड़ताल की है। किसी जगह कोई एक कील भी फालतू पड़ा हुआ नहीं मिला। अब मैंने अपनी स्कीम की चौथी शिक पर अमल करते हुए कहा, मैं खुद तैयारों और आबदोज की तलाशी लूँगा, लेकिन जब मैं तलाशी लूँ तो इस आबदोज में सिवाय कमांडर शिवाजी वहाँ अमले का और कोई आदमी ना हो। इंस्पेक्टर नाथन ने कहा, ऐसा ही होगा। ये काम तुम्हें आज ही करना चाहिए। मैं अभी जाकर कमांडर से बात करता हूँ। इस वक्त 7 बजे है। तुम पूरे 10 बजे खाड़ी में आबदोज के पास आना। कमांडर शिवाजी को मैंने सब कुछ समझा दिया होगा। वो तुमसे सिर्फ कोडवर्ड पूछेगा जो अशोका है और जो तुम जानते हो। ये कोडवर्ड बता देना, फिर तुम आबदोज की तसल्ली के साथ तलाशी ले सकते हो। अब मैं जाता हूँ। ये मैं तुम्हारे लिए डबल रोटी और दूध लाया था। मुझे अफसोस है कि तुम्हें खाने पीने की बड़ी तकलीफ हो रही है। मैंने इंस्पेक्टर नॉर्थन का हाथ दबाते हुए कहा, इंस्पेक्टर नॉर्थन, भारत माता की सेवा करते हुए अगर मेरी जान भी चली जाए तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इंस्पेक्टर नॉर्थन भी जज्बाती हो गया। इसने मुझे पहली बार सैल्यूट किया और मकान से निकल गए। मैंने गुस्ल खाने में जाकर गुस्ल किया। कुछ 6 रोज़ के बाद शेव बनाई, धोती कुर्ता बदला और चाय बनाकर पी। फिर झोंपड़ी में आकर कोने की तरफ बढ़ा। इस वक्त मैं वो काम करने लगा था जो इस मिशन का सबसे ख़तरनाक और हलाकत खेज काम था। मैंने बोरी हटाकर ज़मीन के अंदर से 2 पेंसिल बम निकाल लिए। यह ख़तरनाक और हलाकत खेज काम था। फिर झोंपड़ी में आकर कोने की तरफ बढ़ा। इस वक्त मैं वो काम करने लगा था जो इस मिशन का सबसे ख़तरनाक और हलाकत खेज काम था। मैंने बोरी हटाकर ज़मीन के अंदर से 2 पेंसिल बम निकाल लिए। ये दोनों सुर्ख रंग के टाइम बम थे। इनके अमल का वक्त आ गया था। ये मुझे यकीन था कि आबदोज में दाखिल होते वक्त मेरी तलाशी लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कमांडर को मालूम होगा कि मैं राजधानी सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो का कैप्टन मेहता हूँ और हाई कमान की जानिब से वहाँ आबदोज और यूरेनियम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर आया हूँ। एहतियात के तौर पर मैंने जहरीला सिगार भी अपनी जेब में डाल ली। दोनों पेंसिल बम मैंने अपने कुर्ते की दाहिनी जानिब वाले पहलू में लगी जेब में रख लिए। ये जेब कुर्ते में इतनी नीचे जाकर लगी थी कि इसमें हाथ डालते वक्त मुझे कोहनी ज़्यादा ऊपर नहीं उठानी पड़ती थी। मैंने सामने वाली जेब में माचिस और बीड़ियों के बंडल के साथ ही संभाल कर रख लिया। एक तरह से मैं अपनी मौत के मुंह में जाने वाला था, लेकिन मेरा मिशन ही मौत का मिशन था। मैं तो जान का सौदा करके अपने मुल्क की खिदमत करने घर से निकला था। 10 बजने में 7 मिनट बाकी थे। मैंने दिल में कलमा शरीफ पढ़ा और खाड़ी की तरफ चल पड़ा। मैंने आबदोज तक पहुँचने के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार किया था। अगरचे मुझे यकीन था कि इंस्पेक्टर नॉर्थन ने वहाँ के तमाम मजदूरों को दूसरी जेटी की तरफ भिजवा दिया होगा, ताहम मैं ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात से काम लेना चाहता था। मैंने बेड़ी सुलगा रखी थी। जनूबी हिंद की बेड़ियाँ बड़ी तेज़ और आला किस्म की होती हैं, लेकिन इस वक्त मुझे इसका बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। मेरी सारी तवज्जो इस ख़तरनाक काम की जुज़ियात की तरफ लगी हुई थी। जब मैं खाड़ी की छोटी सी जेटी पर पहुंचा तो देखा वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिल्कुल वीरान पड़ी है। हल्के नीले रंग बल्कि किसी हद तक स्लेटी रंग की रूसी आबदोज जेटी के साथ लगकर खड़ी थी। इस पर एक सीढ़ी लगी हुई थी। सीढ़ी के दोनों जानिब बहरिया के 2 वर्दी पोश सिपाही स्टेन करने उठे, चाको चौबंद खड़े पहरा दे रहे थे। मैं सीढ़ी की तरफ बढ़ा तो मुझे आबदोज के बुरुज पर एक भारी जिस्म और गहरी सांवली रगत वाला आदमी नीचे उतरता दिखाई दिया। इसने कमांडर की वर्दी पहन रखी थी। मैं आबदोज के करीब पहुंचा तो दोनों पहरेदारों ने अपनी स्टेन गनों का रुख मेरी तरफ कर दिया और चिल्लाकर मुझे वहीं रुकने का हुक्म दिया। कमांडर अब जेटी के फर्श पर आ गया। इसने मेरी तरफ एक नज़र देखा, हाथ के इशारे से गार्ड के सिपाहियों को स्टेन गन्ने नीची करने का हुक्म दिया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ मेरी तरफ है। मैं अभी अपनी जगह रुक गया था। वो मुझसे 2 कदम के फासले पर आकर रुक गए। इसकी चमकीली भूरी आंखें मुझ पर जमी थी। हकीकत यह है कि मैं इस वक्त अपनी मौत के रूबरू था। मेरी एक जेब में जहरीला सिगार और दूसरी जेब में इंतहाई धमाका खेज 2 पेंसिल बम थे। अगर वो मेरी तलाशी ले लेता तो फिर मेरी मौत यकीनी थी। कमांडर ने तामिल जुबान में आहिस्ता से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अपनी आवाज़ में बेहद संजीदगी और वकार पैदा करने की कोशिश करते हुए कहा, अशोका। कमांडर ने धीमी आवाज़ में कहा, मेरे साथ हो। कमांडर आगे आगे और मैं इसके पीछे पीछे चल पड़ा। गार्ड ने स्टेन गन्ने पीछे कर ली थी। सिर्फ ये सोच कर कि मेरा दिल धड़क रहा था कि कहीं आबदोज में दाखिल होने से पहले कमांडर ज़ाब्ते का हवाला देकर मेरी तलाशी न ले बैठे। इस वक्त वाकई मेरे दिल की रफ्तार तेज़ हो गई थी। वो सीढ़ी चढ़ने लगा, मैं इसके पीछे था। आबदोज के अरसे के वस्त में मुझे कोई गार्ड दिखाई न दी। मेरी हिदायत पर पूरा अमल किया गया था। अभी तक कमांडर ने मेरी तलाशी नहीं ली थी। आबदोज में दाखिल होते समय इस बात का खतरा था। कमांडर फौलादी दरवाजे के पास आकर रुक गया। इसने पलट कर मेरी तरफ देखा और अंग्रेज़ी में कहा, कैप्टन, मुझे तुम्हारे बारे में ब्रीफ कर दिया गया है। हमने सब मैरीन की 3 बार इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर की मदद से पड़ताल की है। बहरहाल तुम भी अपनी तसल्ली कर सकते हो, मेरे पीछे आओ। मैंने एक गहरा सांस भरकर खुदा का शुक्र अदा किया। मेरी तलाशी का ख़तरनाक तरीन मरहला गुजर गया था।
कमांडर के पीछे पीछे मैं भी दरवाजे के गोल सुराख में से नीचे जीना उतरने लगा। आबदोज के अंदर हल्की हल्की खनकी थी। आबदोज एयर कंडीशन थी। कमांडर कॉरिडोर की तरफ बढ़ा तो मैंने अंग्रेजी में इसे कहा, मैं सबसे पहले पेरिस्कोप को देखना चाहता हूँ। कमांडर रुक गया। डिटेक्टर कंट्रोल रूम में है, तुम इसके बगैर कैसे पता चला सकोगे? मैंने मुस्कुराकर कहा, कमांडर हमारी नज़रें फौलाद की तह तक पहुँच जाती हैं। फिर मैंने कमांडर को इशारा किया। इसने पेरिस्कोप को नीचे खींचकर मेरे चेहरे के बराबर कर दिया। मैंने इसके चारों तरफ घूमकर इसे हाथ लगाए बगैर झुककर गौर से देखा। फिर इसके हैंडल के साथ नाक लगाकर सूंघा। ये महज ड्रामा था, कमांडर पर रौब जमाने के लिए, वरना सूंघने से भला किसी को बम का पता चला है कभी? कमांडर खामोशी से मेरे पास खड़ा मेरी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। मैंने इसकी तरफ देखकर अंग्रेजी में कहा, ताकतवर खुफिया बमों की एक खास बू होती है जिसे सिर्फ हमारी नाक महसूस कर सकती है। अब मैं कंट्रोल रूम और फिर टारपेडो रूम देखना चाहूँगा, अगर तुम्हारी इजाज़त हो। कमांडर ने ज़रा सा कंधा उचकाया और बोला बखुशी, रूसी साख्त की एटमी आबदोज वाकई इंतहाई जदीद तरीन आलात से लेस एक हैरत अंगेज़ आबदोज थी। राहदारी इतनी तंग नहीं थी जितनी कि आमतौर पर आबदोजों की हुआ करती थी, और जहाँ आते जाते वक्त नौजवानों को दीवार के साथ लगकर रास्ता देना पड़ता है। इस राहदारी में 2 आदमी कांधे से कांधा मिलाकर चल सकते थे। कंट्रोल रूम किसी खिलाई जहाज के कंट्रोल रूम का नमूना था। इस कदर डायल और कंप्यूटर लगे हुए थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक बात बड़ी हौसला अफजा थी कि मेरी हिदायत ही के मुताबिक अमले का कोई रुकन सिवाय कमांडर के आबदोज में मौजूद नहीं था। अब मुझे सिर्फ कमांडर की निगाहों से बचकर अपना असली काम करना था। इसके लिए भी मैंने सिर्फ एक तरकीब सोच रखी थी। यहाँ कमांडर ने मुझे छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर भी दे दिया। मैंने इसकी मदद से कंट्रोल रूम को खंगालना शुरू कर दिया। मैंने ऐसी ऐसी जगहों की तलाशी ली कि जहाँ मेरा ख्याल है कि कमांडर की निगाह नहीं गई होगी। मसलन सबसे पहले मैंने काउंटर के रखे हुए स्टूलों को चेक किया, इनके नीचे डिटेक्टर लगा कर देखा। फिर कंप्यूटरों, डायलों और फौलादी चरखियों को चेक किया। इसके बाद कमांडर से कहा कि टारपेडो रूम में चलना होगा। वो मुझे टारपेडो रूम में ले गया। यहाँ बैक वक्त 3-3 के हिसाब से टारपेडो लगे हुए थे। बाकी कोई दर्जन भर टारपेडो फौलादी क्लिपों से जकड़े हुए एक बहुत बड़े सॉकेट में पड़े थे। मेरा टारगेट यही टारपेडो था। इन टारपेडो के साथ लगे हुए टाइम बम जो तबाही मचाते हैं, इसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। मुझे इस अमर का यकीन था कि चूंकि ये अमन का ज़माना है, इसलिए इन टारपेडो की तरफ आने की किसी को ज़रूरत महसूस नहीं होगी। अब मसला वहाँ से कमांडर को चंद लम्हों के लिए हटाने का था। इस काम के लिए एक तरकीब मैंने पहले ही सोच रखी थी। मैंने हस्बे मामूल यहाँ भी डिटेक्टर की मदद से गैर मौजूद बमों की तलाशी का काम शुरू कर दिया, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि ड्रामा शुरू कर दिया। मैंने पुश बटनों को देखा, टारगेट मुतय्यन करने वाले डायल और रेडार स्क्रीन के साथ डिटेक्टर लगाकर चेकिंग की। फिर 2 अलग अलग खानों में रखे 12 पैडोज का बारी बारी मुआयना किया। इस दौरान में कमांडर शिवाजी से अंग्रेजी में इस पर अपना असर जमाने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ अपनी बाज़ इंतहाई खुफिया नौइयत की मुलाकातों का जिक्र भी करता रहा। अपने ड्रामे का किरदार अदा करते हुए मैं सॉकेट में रखे दर्जन भर टारपेडोज के अंबार की तरफ बढ़ा, जो इस वक्त मेरा टारगेट था। टारपेडो का ये सॉकेट फर्श से कोई 5 फुट तक बुलंद था। इसके करीब पहुंचकर मैंने टारपेडो गन्नों के हमले और गोल बंद सुराखों की और बाएं जानिब दीवार के साथ लगी एक जालीदार बेजुई स्पीकर की तरफ नजरें उठाकर देखा। मुझे मालूम था कि इस स्पीकर पर कंट्रोल रूम से फायर ऑर्डर दिया जाता है। मैंने बेजुई स्पीकर की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, कमांडर से कहा, सर इस स्पीकर पर कंट्रोल रूम से फायर का ऑर्डर दिया जाता है। कमांडर ने इस बात में सर हिला दिया। मैंने बड़े पूरे तमाल लहजे में कमांडर की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, कमांडर हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अमेरिका और मगरबी जर्मनी ने इसे छोटी साइज बम सबूताज करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं, जिन पर डिटेक्टर की लहरें असर नहीं करती। ऐसे टाइम बम स्पीकरों की सॉकेट के पीछे दीवार के पाइप में किसी जगह लगा दिए जाते हैं। कमांडर की निस्वारी मोटी मोटी मूंछें ऊपर उठ गई। तो क्या हमें दीवार का सारा हिस्सा उखाड़ कर देखना होगा, क्योंकि तार का पाइप तो दीवार के अंदर है। मैंने मुस्कुराकर कहा, नो सर, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ख़तरनाक और खामोश टाइम बम के बारे में अभी हाल ही में मुंबई ऑफिस में हमारा एक रिफ्रेशर कोर्स हुआ था। इसमें हमें बताया गया था कि अगरचे इस किस्म के टाइम बम को डिटेक्टर पिकअप नहीं कर सकता, लेकिन जब स्पीकर में से आवाज़ की लहरें बिजली की लहरों से मिलकर गूंजती हैं, तो इस किस्म का टाइम बम अगर वहाँ 50 गज के रकबे में कहीं लगा हो तो डिटेक्टर की सुई मुर्तश होकर इसका पता चला लेती है। ये ऐसी चक्करदार और टेक्निकल बात है और इतने पूरे तमाम लहजे में कही गई थी कि कमांडर शिवाजी सिवाय इस बात के सर हिलाने के और कोई जवाब न दे सकेगा। मैंने अभी से कहा, सर आप अगर गुस्ताखी न समझे तो कंट्रोल रूम में जाकर स्पीकर पर 3 बार अपना नाम दोहराएं। इस दौरान में अगर यहाँ कहीं दुश्मन ने टाइम बम लगा रखा होगा
तो मैं इसका सुराग लगाने में यकीनन कामयाब हो जाऊंगा। तब मैंने माजरत पेश करते हुए कहा, आई एम सॉरी, लेकिन भारत उर्ष की सलामती और अपनी बहरिया के वक़ार और इज़्ज़त के लिए आपको ये तकलीफ़ करनी ही होगी, क्योंकि यहाँ आपके सिवा दूसरा कोई नहीं जो स्पीकर पर कंट्रोल रूम से कोई बात कर सके। अब कमांडर के पास कोई चारा न था। इसने सर को एक बार फिर इस्बात में सर हिलाया और बोला, मैं 3 बार अपना नाम बोलूँगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सर आप चाहे भारत का नेशनल एंथम गा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 3 बार इसमें आवाज़ की लहरें पैदा होनी चाहिए। कमांडर शिवाजी अपने भारी कंधे हिलाता हुआ टारपेडो रूम से बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद मैंने गिनती शुरू कर दी। जब मैं 30 के हिस्से तक पहुंचा तो स्पीकर में से कमांडर शिवाजी की आवाज़ बुलंद, हेलो हेलो, मैं शिवाजी बोल रहा हूं। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।